चलो अब शुरू करते हैं कक्षा 10वीं के हिंदी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो आज हम देखेंगे इकाई 4 को देखेंगे। इकाई 4 में पहला प्रश्न है, त्रिनेत्र में समास होता है। तो त्रिनेत्र में क्या समास होता है? तो त्रिनेत्र में द्विगु समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेना है द्विगु, क्योंकि त्रिनेत्र तीन नेत्र वाला। ठीक है, तो ऐसा भी होता है त्रिनेत्र त्रिनेत्र मतलब तीन नेत्र वाला व्यक्ति कौन होता है? शिव जी। ठीक है, तो शिव जी अगर यहाँ पे द्विगु ना देकर बहुब्री दिया रहेगा तो वहाँ पे आपको बहुब्री भी ले सकते हो। ठीक है, द्विगु ना दिया रहे तब क्या होगा? बहुब्रीहि होगा, क्योंकि ये द्विगु समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है, दोनों है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सालय का समास विग्रह होगा। तो चिकित्सालय का समास विग्रह क्या होगा? चिकित्सा का आलय होगा। क्या होगा? चिकित्सा का आलय। इसके बाद किस समास में दोनों प्रधान होते हैं? तो किस समास में दोनों प्रधान होते हैं? तो इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, दोनों प्रधान वाला, जैसे कि माता पिता। ठीक है, माता और पिता दोनों प्रधान, माता भी और पिता भी दोनों प्रधान है, तो ये सिर्फ द्वंद्व समास में होता है, तो ये द्वंद्व समास लेना है यहाँ पे। इसके बाद मोहन बाजार जाता है, वाक्य का आज्ञावाचक वाक्य है, तो क्या होगा? मोहन बाजार जाओ होगा। इसके बाद पांचवा है, लड़कियां नाच रही होगी, वाच्य क्या है? तो यहाँ पे वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है, रचना के आधार पर वाच्य के कितने वाच्य के प्रकार होते हैं? तो वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है कर्मवाच्य, दूसरा होता है यहाँ पे कृतिवाच्य। ठीक है, और तीसरा होता है भाववाच्य होता है। तो तीन वाच्य होते हैं, तो यहाँ पे तीन लेना है आपको। इसके बाद सातवां है, ईश्वर में विश्वास करने वालों को कहा जाता है, तो आस्तिक कहा जाता है। और अगर विश्वास नहीं करता तो उसे हम क्या करते हैं? नास्तिक कहते हैं। मानने वाले को ईश्वरी बोलते हैं और सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ मैंने आपको बता दी है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अमर किन अनेक शब्दों का एक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है? जो कभी न मरे उसे क्या कहते हैं? हम लोग अमर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, जो दूसरों का उपकार मानता है के लिए एक शब्द है, तो क्या है? कृतज्ञ। ठीक है, तो वो अगर कोई दूसरों का उपकार मानता है तो वो अपने आप को कृतज्ञ मानता है, मतलब ऋणी मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे कृतज्ञ आएगा। इसके बाद सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है, तो सर्वज्ञ कहा जाता है। यहाँ पे आपको लेना है सर्वज्ञ। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखे। तो पहला है, पाठशाला खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपको लेना है तत्पुरुष समास। क्यों? द्वंद्व का तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों शब्द प्रधान होना चाहिए द्वंद्व होने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? तत्पुरुष समास आएगा। यथाशक्ति में समास खालिस्तान होता है, तो यथाशक्ति मतलब यहाँ पे जो यथा है ना, ये अवयवी भाव का अर्थ है। आगे में अगर कोई चीज़ जुड़ता है तो क्या कहते हैं? उसे अवयवी भाव। तो यहाँ पे यथा जो है अवयवी भाव का एग्जाम्पल है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लेना है आपको? अवयवी भाव लेना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वाच्य के आधार पर वाक्य के खालिस्तान प्रकार होते हैं। तो वाक्य के मैंने बताया था कितने प्रकार? तीन, तो यहाँ पे आपको तीन लेना है। मोहन अच्छा पढ़ा किंतु हार गया, खालिस्तान वाक्य है, तो ये क्या होगा? दोनों वाक्य मिल गए, मतलब मिश्रित वाक्य है। रमेश क्या लिखता है, खालिस्तान वाक्य है, तो ये प्रश्नवाचक है। अगर प्रश्न लगा तो प्रश्नवाचक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक में टिक करना है। पिता का हत्या करने वाला खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? पितृहत्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेना है पितृहत्या लेना है। इसके बाद है, इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द खालिस्तान है, तो ऐहिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है? ऐहिक लेना है। बाजार जाओ खालिस्तान, देखो यहाँ पे बाजार जाओ, उसके बाद खालिस्तान सूचक वाक्य है, तो यहाँ पे क्या है? आज्ञा। ठीक है, आज्ञा दे रहा है कि जाओ तुम बाजार, तो यहाँ पे आपको लेना है आज्ञा सूचक लेना है। ठीक है, इसके बाद है, महल के भीतर भाग को खालिस्तान कहते हैं, तो अंतः कहते हैं। ठीक है, अंतः लिखना है यहाँ पे। सुबह के बाद का समय के लिए एक शब्द खालिस्तान है, तो क्या होता है? सुबह के बाद के समय के हम क्या कहते हैं? दोपहर कहते हैं, तो यहाँ पे आपको लेना है दोपहर लेना है। इसके बाद सही जोड़ी बनाकर लिखे देख लेते हैं। पहला है, शब्दों के सार्थक योग को मतलब शब्दों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? तो वाक्य कहा जाता है। यहाँ पे आपको लेना है वाक्य लेना है। इसके बाद नैना विराम हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा में आ जाएगा कर्मधारक समास है। ठीक है, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा? इच्छा वाक्य। ठीक है, यहाँ भी इच्छा वाक्य होगा। इसके बाद कुसुम खाना खाकर चली गई, तो यहाँ पे आपको लेना है कृतिवाच्य में लेना है। ठीक है, इसके बाद है मुँह चढ़ी बात, तो यहाँ पे आपको लेना है मुहावरे लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखो, अंधेरे के हाथ बटेर लगना, तो ये हो जाएगा बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, ये होता है अंधेरे के हाथ, मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, यहाँ पे भाग जाना को लेना है। निपात को लेना है ही भी तक, ये जो चिन्ह है ना, ही भी तक लगता है, वो निपात को दर्शाता है। इसके बाद क्रिया के भेद, तो दो भेद होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक होता है। समुच्चय बोधक को, तो समुच्चय बोधक क्या है? विराम चिन्ह होता है, तो ये हो गया
विराम चिन्ह में आएगा। अब देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है प्रश्नों के उत्तर में देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-30 शब्द में उत्तर लिखिए, लिखा हुआ है। ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से आने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो क्या होगा, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम निपात शब्द कहते हैं। जैसे कि तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश, ये सब क्या है, निपात शब्द है। उदाहरण इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तुमने तो हद कर दी, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें तो आज रुकना ही पड़ेगा, तो भार दे रहे हैं तो किस में दे रहे हैं, ही में दे रहे हैं, तो ही यहाँ पे निपात शब्द है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न है, समुच्चय बोधक को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो समुच्चय बोधक की परिभाषा क्या होता है, दो शब्द या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल होगा, मोहन और सोहन एक ही शाला में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दो शब्द जुड़ रहे हैं, मोहन और सोहन, दोनों अलग अलग व्यक्ति है, तो दोनों को जोड़ के हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे समुच्चय बोधक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वाच्य की परिभाषा व वाच्य के प्रकार के नाम लिखिए। ठीक है, तो वाच्य की परिभाषा और वाच्य के प्रकार के नाम, ठीक है, देख लेते हैं। तो वाच्य की परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का विषय करता है अथवा कर्म है या भाव है, उसे हम क्या कहेंगे, वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, या भेद भी उसे बोलते हैं प्रकार को। तो यहाँ पे कीर्तिवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, 3 होता है। तो ये तीनों के तीनों इसके नाम है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे जो प्रश्न है ना, वो है इन्हीं के बारे में पूछा गया है। तो कीर्तिवाच्य, फिर यहाँ पे कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, तो इन सभी के परिभाषा यहाँ पे पूछा गया है, उदाहरण सहित बताना है। तो चलो आगे देखते हैं। तो इसमें कर्ता प्रधान होता है और क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता होता है। ठीक है, तो ये होता है कर्तावाच्य होता है। ठीक, समझ में आ गई इसकी परिभाषा। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी का है। तो देखो, मनीषा खत लिखता है, इस वाक्य में लिखता है क्रिया का प्रधान उद्देश्य मनीष जो है वो करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल भी का है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद देख लेते हैं कर्म को, देख लेते हैं। तीनों यहाँ पे 4, 5, 6 जो प्रश्न है, इन तीनों का आंसर मैं एक ही साथ दे रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो कर्मवाच्य है। ठीक है, तो क्या है, हाँ ठीक है, कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य की परिभाषा देखो, तो इसमें कर्म प्रधान होता है, अर्थात कर्म कर्ता की स्थिति में ही होता है और क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है। क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, सुशील से पत्र लिखा जाता है, इस वाक्य में लिखा जाता है क्रिया का मुख्य संबंध है। ठीक है, तो संबंध किससे, पत्र कर्म से है, इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में वाक्य केवल सकर्मक क्रिया से ही होते हैं, अकर्मक क्रिया से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भाववाचक को देखना। ठीक है, तो इसमें भाव प्रधान होगा। जैसे कि वहाँ पे कर्म में कर्म प्रधान रहता है और कर्तावाचक में कर्ता प्रधान होता है, और इसमें जो है भाव है तो भाव प्रधान रहेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल है, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में बताना है। तो दोनों को देख लेते हैं साथ साथ। ठीक है, पहले अकर्मक क्रिया को देख लें, 7 और 8वां का प्रश्न का उत्तर मैं लगा दूंगा। सकर्मक क्रिया पहले अकर्मक क्रिया देखें। अकर्मक क्रिया क्या है, तो अकर्मक जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, इन क्रियाओं में कर्ता की भूमिका स्वयं में निहित होती है, यह अकर्मक क्रिया कहे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया एग्जाम्पल, इसी को एग्जाम्पल कहते हैं। ठीक है, गीता सो रही है, बच्चा जाग रहा है, युवक हंस रहे हैं और रमा हंसती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद देख लेते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म के साथ, अर्थात जिस कार्य को करने के लिए कर्ता को छोड़कर कर्म पर बल पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक है, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया जैसे मोहन फल खा रहा है, छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं, राधा गाना गा रही है, कृष्णा बांसुरी बजा रही है, तो ये सब क्या है, ये सब के सब सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित
लिखे। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण से लिखना है। तो जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल भी क्या है, एग्जाम्पल क्या है, वह अच्छा खिलाड़ी है, उदाहरण वह अच्छा खेलता है। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुहावरे किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे, मतलब उदाहरण सहित लिखिए। तो मुहावरे किसे कहेंगे, तो जब वाक्य में किसी शब्द या शब्द समूह का सामान्य अर्थ नहीं लिखा जाता बल्कि उसी से मिलता जुलता अर्थ अर्थात लाक्षणिक अर्थ लिखा जाता है और यह अर्थ रूढ़ बन जाता है, तब हम उसे मुहावरे कहते हैं। उदाहरण जैसे कि गागर में सागर भरना, लोहे के चने चबाना, ये सब क्या है, मुहावरे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है लोकोक्ति की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, तो लोकोक्ति की परिभाषा क्या होता है, तो परिभाषा में किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का एक भेद भी है तथा सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत कहा जाता है। तो ये इसके परिभाषा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देख लेते हैं समास की परिभाषा। ठीक, उदाहरण सहित समझाइए क्या है, मतलब उदाहरण भी देना है इसमें। तो समास की परिभाषा क्या होता है, तो देखो समास किसे कहते हैं हम लोग, समास कहते हैं यहाँ पे एक सेकंड है ना, समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण, हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, छोटा रूप में। तो यहाँ से अब आपको देखना है, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। तो ये समास की परिभाषा है। इसके बाद हमें इसके एग्जाम्पल भी देखना है। तो देखो क्या होता है, रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, रसोई के लिए घर कह रहा है। अब इसके बाद देखो राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, तो ये क्या है, ये समास के एग्जाम्पल हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा है, समास के प्रकारों के नाम लिखे। तो समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार, उसके नाम देख लेते हैं। तो कौन कौन से, पहला है अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार के समास होते हैं। तो अभी मैं इकाई 4 के सिर्फ इतने ही प्रश्न को कंप्लीट दे रहा हूँ। बाकी जो प्रश्न है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। जितने भी प्रश्न है वो सेकंड पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बस इतना ही मिल पाएगा।